शुभ प्रभात स्वयं प्रभा चैनल के दर्शकों। आज बीपीएससी 134 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बच्चे से संबंधित पाठ्यक्रम आपको बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक अध्ययन में वह क्षेत्र है जो संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। यह राज्यों के मध्य परस्पर व्यवहार तथा राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे राज्यों के मध्य आपस में क्या सहयोग होते हैं। ये संबंध सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सैनिक प्रौद्योगिकीय आधार पर भी होते हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे बहुराष्ट्रीय निगम इत्यादि संस्थाएं भी राज्यों के परस्पर साथ व्यवहार करती हैं और ऐसे संबंधों के अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में इग्नू के पाठ्यक्रम में बीपीएससी 134 में रखा गया है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित विचार कब और कैसे आए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब यथार्थवाद और उदारवाद जैसे विचार उत्पन्न हुए तो वह विचार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किए गए। 1930 के दशक में इंटरनेशनल रिलेशन की समझ जो विकसित हुई वह यथार्थवाद और उदारवाद दृष्टिकोण के रूप में हुई, जिसे आगे चलकर 1960 के दशक में व्यवहारवाद और परंपरावादियों के बीच में एक विमर्श के तौर पर गति मिली। इसके पश्चात तीसरी सबसे बड़ी बहस तब हुई जब मार्क्सवादी ने अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को या अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए आर्थिक पक्ष पर अपना जोर दिया। इसे हम एक अंतर दृष्टांत बहस के रूप में कह सकते हैं, अर्थात कि उदारवाद और यथार्थवाद के साथ साथ मार्क्सवादी विचार भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए धरातल पर मार्क्सवाद प्रमुखतः आर्थिक दृष्टि से समझने का दृष्टिकोण है। सबसे महत्वपूर्ण रही जो ये चौथी बहस या चौथा चरण जिसे कह सकते हैं जो 1970 एंड 1980 के बीच में है। चौथी महान बहस प्रत्यक्षवादियों और अप्रत्यक्षवादियों के मध्य थी। प्रत्यक्षवादी चाहते थे कि सिद्धांतों को तथ्य में निहित वस्तुगत ज्ञान के रूप में समझा जाए। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की यह बात है कि इन्होंने तथ्य को महत्व दिया है। इसके पश्चात जो उत्तर प्रत्यक्षवाद या गैर प्रत्यक्षवाद थे उन्होंने मूल्य और व्यक्तिपरता में अपने सिद्धांतों को आधार दिया है। इस तरह आप यह जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ के लिए 4 चरण हुए हैं और उन 4 चरणों में अलग अलग विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अलग अलग तरीके से व्याख्यात किया है। सर्वप्रथम हम यथार्थवाद के बारे में आपको कुछ बताएंगे। यथार्थवाद एक ऐसी राजनीतिक अवधारणा है जिसका यह मानना है कि राज्य सत्ता साधक है, अर्थात सत्ता ही वह सर्वोच्च स्थिति है या इच्छा है जो सभी राज्यों के द्वारा प्राप्त की जाने की वांछना होती है। जैसा कि प्रत्येक मनुष्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसी प्रकार राज्य भी शक्ति और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यथार्थवादियों का मानना था कि दुनिया एक अराजक जगह है और इस विश्व में हर जगह सुरक्षा की एक दुविधा है, जिसे उन्होंने सुरक्षा दुविधा स्थान के नाम से भी कहा है। किंतु यह
किंतु राज्यों के मध्य अपने सुरक्षा दुविधा को दूर करने के लिए सदैव परस्पर संघर्ष बना रहता है और यह संघर्ष राज्यों को सैन्य और सामरिक शक्तियां बढ़ाने की वकालत करता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। इस संबंध में थॉमस हॉब्स ने कहा है कि राज्य आदमी की तरह अहंकारी है, निरंतर संघर्षों में प्रवेश करता है। यथार्थवादियों का मानना है कि राज्य शून्य योग संबंधों द्वारा निर्देशित होते हैं। राज्य के पूर्ण लाभ से दूसरे राज्य का पूर्ण नुकसान होता है। शून्य योग संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति को समझने का खेल सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। शून्य योग संबंध में जब जीरो शून्य योग संबंध की बात होती है तो उसमें यह माना जाता है कि किसी एक राज्य का जब पूर्ण नुकसान होगा तब दूसरे राज्य को लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपको यथार्थवाद के इतिहास के बारे में थोड़ा अवगत कराएं। शास्त्रीय यथार्थवाद यानी क्लासिकल रियलिज्म, जिसका पता यूनानी दार्शनिक थ्यूसिडाइड्स की रचना हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर और संजू के कार्य द आर्ट ऑफ वॉर, भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और आधुनिक युग में सर्वाधिक प्रमुख विचारक के रूप में निकोली मैकियावाली और थॉमस हॉब्स के लेखन से लगता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो समकालीन सिद्धांतकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम हंस मार्गेनथाउ है। हंस मार्गेनथाउ पॉलिटिक्स एनालिसिस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत बताते हैं और यह बताते हैं कि राज्य अतिरिक्त शक्ति या शक्ति को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के कार्य करता है। इन 6 सिद्धांतों में है राजनीतिक उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है जिनकी जड़ें मानव स्वभाव में। यहाँ पर मार्गेनथाउ ने इसे स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मानव शक्ति प्राप्त करना चाहता है उसी प्रकार राज्य शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा से समझा जाता है, अर्थात किसी भी राष्ट्र या राज्य का सर्वोच्च हित है शक्ति को प्राप्त करना। राज्य शक्ति के रूप में होते हैं और हित की अवधारणा सुसंगत रहती है। अगला सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य के व्यवहार का मार्गदर्शन नहीं करते, अर्थात इसमें मार्गेनथाउ ने कहा है कि कोई भी ऐसा नैतिक नियम नहीं है जो राज्य को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित कर सके कि वह अपने शक्ति प्राप्ति की लालसा को छोड़ सके। नैतिक सिद्धांतों की कोई सार्वभौमिक सत्ता या व्यवस्था नहीं है जिस कारण राज्य सदैव शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और इस शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य होता है राज्य का हित। राजनीतिक क्षेत्र स्वायत्त है, अर्थात किसी भी नीति से राष्ट्र की शक्ति कैसे प्रभावित होगी इस संदर्भ में कोई भी प्रमाणिक विवेचना नहीं की गई है। यथार्थवादी कहते हैं कि शक्ति के संतुलन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यथार्थवाद का एक नया रूप नव यथार्थवाद के रूप में प्रचलित हुआ है। नव यथार्थवाद केनेथ वॉर्ड्स ने 1979 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नव यथार्थवाद या न्यू रियलिज्म के सिद्धांत के साथ दिया और इसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल रियलिज्म मीन्स की संस्थागत या संरचनात्मक यथार्थवाद।
इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संरचना के आधार पर यथार्थ समस्याओं को अपने विचारों का केंद्रीय विषय बनाता है और उन्हें समझकर नव यथार्थवाद को वो परिभाषित करता है। इसके लिए केनेथ बार्ट्स का कहना है कि राज्यों के व्यवहार का अध्ययन करने से पहले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अर्थात ऐसी प्रणाली जिसमें राष्ट्र और राज्य आपस में कैसे व्यवहार करते हैं। सुरक्षा दुविधा के बारे में केनेथ बार्ट्स का कहना है कि सुरक्षा दुविधा इसलिए नहीं है क्योंकि राज्य का व्यवहार मानव स्वभाव के समान है, बल्कि यह इसलिए है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अराजक है। इसमें शासन का केंद्रीय अधिकार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली राज्यों में भय और असुरक्षा पैदा करती है, जो उन्हें अपनी सुरक्षा और शक्ति को अधिकतम करने और शून्य योग तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर करती है। अर्थात नव यथार्थवाद को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो यह पाएंगे कि इसका भी यह कथन है कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कोई सार्वभौमिक ऐसी केंद्रीय शक्ति नहीं है जो राष्ट्रों के परस्पर व्यवहारों का नियमन कर सके और उन्हें उनके तानाशाही रवैये से सीमित कर सके, ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य जो कि दुविधा की स्थिति में रहते हैं वो शक्ति को बढ़ाने की लालसा रखते हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक राज्य सदैव शक्ति प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। नो रियलिज्म को आगे केनेथ बार्ट्स परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हर राज्य दूसरों की कार्रवाई के जवाब में अपने सैन्य क्षमता का निर्माण करता है। थॉमस स्टेलिंग ने 1980 में रणनीतिक यथार्थवाद के आयाम को जोड़ा। उन्होंने विदेश नीति निर्णय लेने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। अर्थात उनका कहना था कि कोई भी राज्य की विदेश नीति में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वह उस राष्ट्र की शक्ति को की वांछना को यानी उसकी इच्छा को या चाहत को बढ़ाने में परिभाषित करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो विदेश नीति के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णय किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित और शक्ति के प्राप्त करने की इच्छा से अवगत कराते हैं। स्केलिंग की कूटनीतिक सौदेबाजी का अभिप्राय यह है कि शक्ति का समझदारी से प्रयोग करते हुए हम अपने शत्रु से वह कार्य करवाएं जो हम चाहते हैं, न कि वह कार्य जो कि वह चाहते हैं। यथार्थवाद के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने का एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा उदारवाद के रूप में जानी जाती है। हालांकि उदारवाद राजनीति विज्ञान को समझने का एक महत्वपूर्ण विचार रहा है और उसी विचार को किस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने में इनके विद्वानों ने इस विचारधारा का प्रयोग किया है, उस आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय संबंध में उदारवादी विचारधारा ही एक प्रमुख विचार के रूप में स्वीकार की गई है। अंतरराष्ट्रीय राज्य में उदार परंपरा आधुनिक राज्य के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ी है। उदारवाद के मूल सिद्धांत है स्वतंत्रता, सहयोग, समझौता, शांति और प्रगति। यह संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है, व्यक्ति के तर्क और समझदारी में विश्वास करता है। यह मानता है कि सहयोग और समझौते के माध्यम से समाज के संघर्षों को हल किया जा सकता है। मनुष्य समाज परक, तर्क संगत, प्रतिस्पर्धी और सहयोगी है। अर्थात उदारवाद ने मनुष्य के आंतरिक गुणों के आधार पर जिस प्रकार राजनीतिक अवधारणाएं प्रस्तुत की थी, उसी प्रकार
उदारवादी दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंध में राज्यों के व्यवहार को भी शांत, तर्कशील और विवेक संगत आधार पर देखता है, जो कि युद्ध के बजाय शांति को महत्व देते हैं और सहिष्णुता के साथ अंतरराष्ट्रीय धरातल पर रहना चाहते हैं। इस प्रकार उदारवादियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य टकराव के बजाय सहिष्णुता से रहते हैं और मनुष्य समाज परक, तर्कसंगत और सहयोगी। उदारवादी विचारधारा में हालांकि राजनैतिक अवधारणाओं के संबंध में जॉन लॉक ने अपने सीमित और संवैधानिक राज्य की वकालत की थी, जिसे उदारवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक प्रमुख अवधारणा के रूप में माना जा सकता है। जेरेमी बंथम ने अंतरराष्ट्रीय कानून शब्द निर्मित किया। इमैनुअल कांट एक उदारवादी विचारक के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंध में प्रमुख विचारकों में माने जाते हैं, जिन्होंने गणराज्यों की स्थापना पर जोर दिया। 1970 के दशक के बाद उदारवाद को नव उदारवाद के तहत पुनर्जीवित किया गया, अर्थात उदारवाद की क्लासिकल या शास्त्रीय अवधारणा में कुछ परिवर्तन के पश्चात नव उदारवाद की एक नई पुनर्जीवित अवधारणा प्रस्तुत। उदारवाद के भीतर मुख्य विषय है अन्योन्याश्रय उदारवाद, गणतांत्रिक उदारवाद और उदार संस्थावाद। अन्योन्याश्रय उदारवाद, अन्योन्याश्रय का मतलब है इंटररिलेटेड या एक दूसरे से संबंधित या एक दूसरे पर आश्रित। अन्योन्याश्रय उदारवाद इस बात का समर्थन करता है कि राज्य आपस में अन्योन्याश्रित होते हैं, अर्थात इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यह मुक्त व्यापार और पारस्परिक रूप से आर्थिक संबंधों पर जोर देता है। डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कोवेन और जॉन ब्राइट के विचारों से अपनाया गया यह विचार 19वीं सदी में वाणिज्यिक उदारवाद के जन्म के विचार से संबंधित है। इसमें आर्थिक निर्भरता पैदा होती है और युद्ध की संभावना कम होती है। इसके पश्चात नव उदारवाद में हम गणतांत्रिक उदारवाद की व्याख्या करते हैं। गणतांत्रिक उदारवाद यानी उदारवादियों का मानना है कि राज्यों का बाहरी व्यवहार और उनके राजनैतिक और संवैधानिक निर्माण से प्रभावित होता है। अर्थात गणतांत्रिक उदारवाद का कहना है कि राज्य जो आपस में व्यवहार करते हैं वह उस राज्य के राजनीति और उसके संविधान से प्रभावित होता है। जैसे यदि अधिनायकवाद का राज्य है या अधिनायकवादी सत्ता का राज्य है, तो वह अपने व्यवहार में अन्य राज्यों से युद्धरत रहने की संभावना रखी जाती है। जबकि लोकतांत्रिक राज्य जो कि संवैधानिक उपायों पर विश्वास करते हैं या संवैधानिक शासन पर विश्वास करते हैं, वह शांतिपूर्ण तरीके से और समझौतावादी दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय राज्य भी परस्पर व्यवहार करते हैं और उनका मानना होता है कि किसी भी विवाद को हम विचार विमर्श के द्वारा हल किया जा सकता है। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य स्वतंत्रता, व्यापार, सहयोग के मूल सिद्धांतों से चालित होते हैं। उदारवादियों ने 16वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का हवाला देते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लोकतांत्रिक देश शांति के क्षेत्र की स्थापना की ओर अग्रसर हैं और होते रहेंगे। इसके पश्चात हम उदार संस्थावाद खुद को हॉब्स और लॉक के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का श्रेय देता है। अर्थात यह कहने का आशय है कि यह उदारवाद में जो संस्थावाद का दृष्टिकोण है वह हॉब्स और लॉक के
समझौतावादी दृष्टिकोण से संबंधित है या उसके आधार पर अपने विचार रखता है। इसके पहले हमें यह जानना होगा कि सामाजिक अनुबंधवादी या समझौतावादी विचारक क्या कहते हैं। सामाजिक समझौतावादी विचारक के विचारों में समाज की प्रगति, बर्बर और अराजक स्थिति से रोकने के लिए एक संप्रभु शक्ति की आवश्यकता पर महत्व और जोर देता है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था चूंकि एक अराजक व्यवस्था के रूप में है, अतः सामाजिक समझौतावादी या उदार संस्थावादियों के समर्थकों का यह कहना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भी एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा शासित होने वाले संगठन की अपरिहार्यता है, जिससे कानून के शासन की स्थापना की जा सके और सभी राज्य एक कानून से संबंधित व्यवहार करें। अगर देखा जाए तो उदार संस्थावाद की यह अवधारणा ही आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय कानून के महत्व को दर्शाती है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता इस बात पर भी है कि वह सामूहिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित होती है और राज्यों को आपस में एक ऐसे सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है जिससे एक शांतिपूर्ण, सुखद वैश्विक वातावरण तैयार हो सके। राष्ट्र संघ इस मामले में एक पहला प्रयास था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धरातल पर लाया गया, जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में कार्य कर रहा है। उदारवादी संस्थावाद संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में मानते हैं और उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के विचारों से हम राष्ट्रों के मध्य परस्पर बहुत सी समस्याओं को एक साथ बैठकर विचार विमर्श के द्वारा हल कर सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में भी आप देख रहे हैं कि बहुत रूस और यूक्रेन के मध्य होने वाले युद्ध के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ समय समय पर अपनी टिप्पणी के द्वारा युद्ध को एक ध्वंसकारी घटना से जोड़ते हुए उसे रोकने पर अपील करता है। 1980 के दशक में उदारवाद और यथार्थवाद की आलोचना के संदर्भ में मार्क्सवादी विचार को प्रमुखता मिली। मार्क्सवाद जो कि वंचित वर्गों के उत्पीड़न और स्वतंत्रता की दिशा में काम करता है, उसने यह कहा कि उदारवाद व्यक्ति के मूल्य और श्रमिकों के साथ असमानता, अन्याय और असंतुलन रखता है। मार्क्सवाद को यथार्थवाद और उदारवाद के मुख्य धारा के सिद्धांतों का मूलभूत विकल्प माना जाता है, अर्थात कि यथार्थवाद और उदारवाद के समानांतर ही एक विरुद्ध या विपक्षी विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद की विचारधारा को समर्थन मिला है। मार्क्सवाद समाज के कमजोर वर्गों की आवाज में रहा है। मार्क्सवाद का मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। मार्क्सवाद बताता है कि समाज अर्थशास्त्र के आधार पर विभाजित है। गरीब और अमीर समाज के दो वर्ग हैं। मार्क्सवाद इतिहास के भौतिकवादी संकल्पना पर आधारित है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास में 5 चरणों को रखा है: आदिम साम्यवाद, दूसरा सामंतवाद, फिर पूंजीवाद, उसके बाद समाजवादी समाज और वर्गीय समाज। मार्क्सवाद की इस ऐतिहासिक और भौतिकवाद अवधारणा को यदि हम देखते हैं तो मार्क्सवाद ने आर्थिक आधारों पर अब इतिहास के दर्शन को समझाया है और उन्होंने कहा
कि आदिम साम्यवाद के समय से ही राष्ट्रों और राज्यों के मध्य जो परस्पर संबंध रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक संबंध ही मजबूत रहा है, क्योंकि समाज में जो गति विद्यमान हुई है वह भी आर्थिक संबंधों के आधार पर हुई। सामंतवाद से पूंजीवाद में जो ट्रांसफॉर्मेशन या हस्तांतरण हुआ है उस हस्तांतरण को भी मार्क्सवाद ने आर्थिक आधारों पर ही बताया है। इसके पश्चात मार्क्सवाद आगे बढ़कर एक समाजवादी समाज की परिकल्पना करते हैं जो अंततः वर्गहीन साम्यवाद के रूप में आता है। मार्क्सवाद को 1970 के दशक में पुनर्जीवित किया गया और इसे नव मार्क्सवाद या संरचनात्मक दृष्टिकोण या नव उन्मूलनवादी दृष्टिकोण कहा गया है। उनमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत और निर्भरता सिद्धांत शामिल है। ये ढांचे बताते हैं कि दुनिया को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कोर, परिधि और अर्ध परिधि। नव मार्क्सवाद से संबंधित यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो मार्क्सवाद की पुरातन अवधारणा केवल आर्थिक पक्ष से आगे बढ़कर अन्य अवधारणाओं या अन्य आयामों को अपने अंदर संग्रहित करती है। दुनिया को 3 क्षेत्रों में विभाजित करना नव मार्क्सवाद के विचारकों का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें इन्होंने कोर, परिधि और अर्ध परिधि की जो व्याख्या की है उसे उन्होंने विश्व के अपने राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति के हिसाब से उन्हें कोर, परिधि और अर्ध परिधि के क्षेत्र में रखा है। कोर देश वह देश है जो उत्तर में स्थित है। उत्तर से अभिप्राय यह है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले थे और आज औद्योगिकवाद के फलस्वरूप विकसित हो गए हैं, ऐसे देश उत्तर के क्षेत्र कहे जाते हैं, जिन्हें नव मार्क्सवादियों ने कोर की स्थिति प्रदान की है। अर्थात जैसे पृथ्वी में कोर होता है या किसी भी पिंड में एक सेंट्रल पावर होता है, उसी प्रकार नव मार्क्सवादियों ने विकसित देशों को या पूंजीवादी देशों को एक सेंट्रल ऑफ पावर कहा है और कोर कहा है, जिसके चारों ओर परिधीय देश होते हैं। ये परिधीय देश जो दक्षिण के क्षेत्र में स्थित, परिधीय देश दक्षिण के क्षेत्र में स्थित से अभिप्राय यह है कि यह देश वो है जो सभी प्रकार से विकसित देशों पर आधारित है, विकसित देशों पर आश्रित है। ये परिधीय देश कृषि पर आधारित होते हैं और गरीब होते हैं। इनके पास कम पूंजी होती है, इनके पास तकनीकी जानकारी नहीं होती है। अतः तकनीकी जानकारी, प्रौद्योगिकी और पूंजी के लिए यह सदैव कोर देश अर्थात कि उत्तर के देश अर्थात कि विकसित देशों पर आश्रित होते हैं। परिधीय देशों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सब्सिडी अर्थव्यवस्था, बड़ी बेरोजगारी। यह विशेषता जो कि एक प्रकार से एक संकट का विषय होती है, यह संकटापन्न स्थिति होती है, जिसे हम परिधीय देशों की प्रमुखता के रूप में जानते हैं, जिस कारण ही यह परिधीय देश कम विकसित, इन देशों में भी निवेश के कम अवसर होते हैं। अर्धपरिधीय देश वे देश हैं जिनमें कुछ उत्पादन होते हैं, लेकिन पूंजी मुख्य देशों की तरह केंद्रित नहीं होती। तो यहाँ पर आप कोर, परिधि और अर्धपरिधीय देशों के बारे में समझते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं, जो नव मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। नव मार्क्सवाद के सबसे प्रमुख विचारकों में आंद्रे गुंटर फ्रैंक का नाम उल्लेखनीय है, जिसे हमें और सभी शिक्षार्थियों को अवश्य जानना होगा। इन्होंने अविकसितता का विकास नामक एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस
सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि अविकसितता यानी अंडर डेवलपमेंट क्षेत्र और राज्य वह राज्य है जो पूरी तरीके से पूंजीवादी देशों पर आश्रित है, और पूंजीवादी देश सदैव अपने कच्चा माल या अन्य स्रोत सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए इन्हें सिर्फ सीमित मात्रा में तकनीकी या पूंजी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि वह सदैव उन पर आश्रित बने रहे। इस सिद्धांत के अन्य प्रमुख पैरोकार में समीर अमीन, इमैनुअल वॉलरस्टीन और राउल प्रीविस। निर्भरता सिद्धांत का कहना है कि निर्भरता अंतरराष्ट्रीय अंतर्निर्भरता का एक रूप है, जिसमें अधिशेष धन वाले क्षेत्र अपने पैसे को परिधीय देशों को उधार देना चाहते। एंटोनियो ग्राम्सी ने समझाया है कि पूंजीवादी वर्ग केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर काम नहीं करता, बल्कि बुर्जुआ विचारों के आधिपत्य के माध्यम से भी कार्य करता है। एंटोनियो ग्राम्सी ने एक तरीके से नव मार्क्सवाद में एक नई क्रांतिकारी अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें इन्होंने पूंजीवादी देशों के आधिपत्य यानी विचारों की प्राधान्यता नामक अवधारणा देकर एक आधिपत्य के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इनका यह कहना है कि पूंजीवादी देशों ने न केवल अल्प विकसित देशों के आर्थिक क्षेत्रों पर ही अधिकार किया है, बल्कि उन्होंने अपने विचारों से एक ऐसा वातावरण तैयार किया है कि जो अल्प विकसित देश हैं वह सदैव अपने विकास के लिए पूंजीवादी देशों की ओर देखते हैं और यह मानते हैं कि विश्व में जो भी प्रगति हुई है वह पूंजीवादी देशों के कारण ही हुई है। इस प्रकार विचारों की प्राधान्यता ने पूंजीवादी देशों को एक महत्वपूर्ण स्थान या मुख्य स्थान दे दिया है, जिसके कारण जो अल्प विकसित देश है वह स्वयं की प्रगति करने के लिए सदैव पूंजीवादी देशों की ओर देखते रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है बुर्जुआ विचारों के आधिपत्य, अर्थात एंटोनियो ग्राम्सी का कहना है कि पूंजीवादी देशों ने अपने बुर्जुआ विचारों को इस प्रकार से अल्प विकसित देशों में प्रेरित किया है कि वह बुर्जुआ विचारों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। नव मार्क्सवादी के इन विचारों का सबसे अच्छा वैचारिक स्थल 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल रहा है। फ्रैंकफर्ट स्कूल नव मार्क्सवादी विचारों का गढ़ रहा है, जिसने समाज के कमजोर वर्गों के उत्पीड़न से संबंधित अध्ययन पर अपना जोर दिया। इस स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वानों में थियोडोर एडोर्नो, मैक्स अर्थाइनर और हर्बर्ट मार्क्यूसिस शामिल हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल की दूसरी पीढ़ी में जुलियन हैबरमॉस शामिल है। इसके पश्चात हम आते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के एक नए दृष्टिकोण में, जो कि 1780 के बीच में आया, और यह चौथे चरण का एक नया विचार है जो कि नारीवाद के रूप में जाना जाता है। नारीवाद 1960 के दशक में यूरोप में उभरा, जहां महिलाओं ने तर्क दिया कि वे जीव विज्ञान के अंतर के कारण अधीनस्थ। नारीवाद में केंद्रीय विषय सार्वजनिक और निजी विभाजन है, पितृसत्ता, लिंग और जेंडर तथा समानता और विभेद जैसी कुछ ऐसे विचार हैं जिन्होंने नारीवाद के विचार को प्रमुखता देने में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में कार्य किया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो नारीवाद एक ऐसा विचार है जिसने पितृसत्तात्मक समाज पर अपने विचारों के माध्यम से हमला किया है या उसका तीव्र विरोध किया है, और यह विरोध यह कहते हुए किया है कि प्राचीन काल से
पुरुषों ने एक पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था स्थापित की और जिसमें नारियों को केवल भोग का की वस्तु माना गया, जबकि नारियों में भी वह समान गुण है और समान क्षमता है जो जिससे वह अपनी प्रगति या अपनी तरक्की स्वयं कर सकते हैं। नारीवादी इस बात पर जोर देते हैं कि महिलाओं को पुरुष पहचान की आवश्यकता नहीं है। अर्थात नारीवादियों का कहना है कि हमें अपनी क्षमता के विकास के लिए या हमें अपने अस्तित्व के पहचान के लिए किसी भी प्रकार से पुरुषों पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल पुरुषों को अपने जैविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनका उपयोग या उनके साथ रह सकते हैं। इसके अलावा यदि हमारे जीवन की कोई भी आवश्यकता है तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार से पुरुषों के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। नारी स्वयं में सक्षम है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने में इस प्रकार सहायक है कि इनका कहना है कि जिस प्रकार नारी में कुछ विशेष गुण होते हैं जिससे वह अपने परिवार को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल सकती है, यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारियों को उचित सम्मान और उचित स्थिति प्रदान की जाए तो वह अंतरराष्ट्रीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय संबंधों को एक महत्वपूर्ण और एक मुख्य आयाम दे सकती है जो कि शांति और सुरक्षा के आधार पर विकसित होता हुआ रहे। इसके पश्चात उत्तर संरचनावाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक नई नींव या समकालीन विचार के रूप में आता है, उसका भी हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद का उपयोग पारस्परिक रूप से किया जाता है। इनका कहना है कि सभी ज्ञान आंशिक और स्थानीय है, हर समाज का अपना सत्य है और कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। उत्तर संरचनावादी इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक समाज को अपने स्वयं के सत्य और मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उत्तर संरचनावादियों ने की है और अपने विचारों से उन्होंने प्रत्येक समाज को अपने मूल्यों और अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करने की बात का समर्थन तथा वकालत किया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने शून्यवाद के बारे में बात की थी। इसमें उन्होंने कहा कि सत्य एक कल्पना है। जीन फ्रांसिस ल्यूटॉर्ड ने उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा है कि सभी पंथों और विचारधाराओं को संदेहपूर्वक देखना चाहिए। एक फ्रांसीसी दार्शनिक माइकल फूका ने कहा है कि ज्ञान सत्य और हर समाज की सच्चाई को उजागर करने के लिए पाठ को फिर से संगठित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात उत्तर संरचनावादी या उत्तर आधुनिकतावादी ज्ञान एवं तर्क के माध्यम से इस बात पर महत्व देते हैं कि प्रत्येक समाज को अर्थात समाज प्रत्येक राज्य को अपने ऐतिहासिक धरोहर, अपने ऐतिहासिक मूल्यों, संस्कृतियों के आधार पर स्वयं के लिए एक निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक समाज या प्रत्येक राज्य के अपने अलग अलग विचार या ऐतिहासिक मूल्य या परंपराएं होती हैं। अतः किसी भी घटना को विशेष करके अंतरराष्ट्रीय घटना को यदि समझना है तो उत्तर संरचनावादी यह कहेंगे कि उस घटना को समझने के लिए प्रत्येक राज्य अपने दृष्टिकोण को महत्व दे जो कि उनके मूल्यों के आधार पर होते हैं, न कि किसी अन्य राज्य के या अन्य किसी प्रभावी विकसित राज्यों से वह उधार लेकर ऐसी घटनाओं के विचारों को समझे। जैसे कि 9/11 की घटना का विश्लेषण यदि किया जाए तो वह आतंकवाद के रूप में कही जा सकती है, किंतु उसे कोई राज्य आपराधिक कृत्य के रूप में देखता है तो कोई राज्य उसे बदले की कार्रवाई के रूप में देख सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक नए
और महत्वपूर्ण विचारों में हरित राजनीति का भी वर्तमान में बहुत मुख्यता से नाम है। हरित राजनीति 70 के दशक के बाद से पर्यावरणीय नीतिगत फैसलों के आधार पर की गई एक नवीन या नवोन्मेषी राजनीति का हिस्सा, जिसमें कहा गया है कि हरित राजनीति पर्यावरणीय महत्वपूर्ण संभव बातों पर ध्यान देती है। हरित राजनीति मानव जाति और प्रकृति के बीच एक कड़ी की व्याख्या, यह सतत विकास पर जोर देता है। यह कहता है कि प्रगति और विकास केवल तभी टिक सकते हैं जब पर्यावरण के साथ मेल खाता है। फिर इसे इको सोशलिस्ट या पर्यावरण समाजवादी हैं जो पर्यावरणीय क्षरण के लिए पूंजीवादी विकास को दोषी मानते हैं, जो प्रगति की लागत पर लाभ की तलाश करता है। अर्थात हरित राजनीति से संबंधित विचार को, जिन्हें हम पर्यावरणीय समाजवादी कहते हैं, उनका कहना है कि अब राज्यों को ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण हो, पर्यावरण का नुकसान ना हो और विकास के लिए हम आधाधुंध विकास के बजाय सतत विकास की ओर अग्रसरित हो या प्रेरित हो, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ियां भी उस विकास को आनंद ले सके। इस कारण पर्यावरणीय समाजवादियों ने पूंजीवादी देशों पर आक्षेप किया है कि वह लाभ प्राप्त करने और विकास के लिए अंधाधुंध पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाने से कभी गुरेज नहीं करते। एक नई वैचारिक अवधारणा के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सामाजिक रचनावाद को भी स्थान देते हैं। सामाजिक रचनावादी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अभिकर्ताओं, अर्थात अभिकर्ताओं से तात्पर्य है व्यक्तियों या समूहों के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाओं के बीच पारस्परिक क्रियाओं की हमेशा से मध्यस्थता की जाती है। आगे हम उत्तर उपनिवेशवाद पर अपना ध्यान केंद्रित करें। उत्तर उपनिवेशवाद खुलासा करता है या कहता है कि पश्चिमी दुनिया किस तरह अपना वर्चस्व स्थापित करती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तर उपनिवेशवाद से दूर उपनिवेशवाद की बात कही गई है। उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक व्यवस्था ऐसी थी जिसमें साम्राज्यवादी देशों के द्वारा अपने साम्राज्य स्थापित किए गए। अब वे साम्राज्य छोड़कर चले गए हैं और अब उत्तर उपनिवेशवाद जैसे विचार, यह उत्तर उपनिवेशवाद में जो पूंजी साम्राज्यवादी देश या पूंजीवादी देश रहे हैं, इन्होंने दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया है जो वो अपना दायित्व कहते हैं, और उस दायित्व के आधार पर एक एहसान कम विकसित देशों को अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे श्वेत व्यक्तियों का बोझ एक सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से उनके आत्मविश्वास से वंचित करने का प्रयास। कभी कभी पश्चिम विरोधी विचारधारा, संस्कृति और परंपराओं को वैध बनाने का भी प्रवेश उत्तर उपनिवेशवाद द्वारा किया जाता। उत्तर उपनिवेशवाद 1919 से लेकर 1945 अर्थात कि प्रथम विश्व युद्ध से और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हम सारांश में इस चैप्टर का या इस पाठ्य का को इस प्रकार निष्कर्ष निकाल कर कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांतों में यथार्थवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत ऐसे प्रमुख हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या करते हैं। उदारवादी दृष्टिकोण ने जहाँ मानव व्यवहार
को सहयोग, सहिष्णुता और वार्तालाप के द्वारा शांतिपूर्ण संघर्ष को सुलझाने की क्षमता पर आधारित बताया है। वही मार्क्सवादी सिद्धांत के द्वारा पूंजीवादी शोषण और वर्ग पर प्रकाश डाला। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को की समझ को समृद्ध करने में हरित राजनीति की एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को उजागर करता है। नारीवाद सिद्धांत महिलाओं के मुद्दों से संबंधित है। उत्तर संरचनावाद विचारों में विविधता को बढ़ावा देता है और उत्तर उपनिवेशवाद मूल्यों को प्रभावित करके विचारों और संस्कृति के आधिपत्य को उजागर करता है। इसके पश्चात इस खंड के प्रथम यूनिट के दूसरे अध्याय का हम के बारे में आज आपको भी अवगत कराया जाएगा, जिसमें आप यह जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध की वह मूलभूत संकल्पना क्या है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंध को संचालित करने में या चालित करने में वह सबसे मौलिक अवधारणाएं कौन सी है। अभी पूर्व के अध्याय में यथार्थवादी दृष्टिकोण से संबंधित विचारों को बताते हुए मेरे द्वारा कहा गया था कि यथार्थवाद का कहना है कि सभी राज्य शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अर्थात शक्ति वह मूल तत्व है। उसी विचारों को आगे बढ़ते हुए इस अध्याय में मौलिक संकल्पनाओं के रूप में रखा गया है। मौलिक संकल्पनाओं यानी फंडामेंटल थ्योरीज में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा, इन चार का वर्णन किया जाए। यह चार मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंध के आधारित तत्व हैं। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक राष्ट्रीय शक्ति हासिल करना चाहता है। जब प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना चाहता है तो वह अक्सर अंतरराष्ट्रीय शांति में व्यवधान का कारण बनता है, और अंतरराष्ट्रीय शांति में जो व्यवधान का कारण बनता है तो संघर्ष की स्थिति होती है, जिसके लिए शक्ति संतुलन का होना आवश्यक है। और शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा ऐसी अवधारणाएं हैं जो इन राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित से परस्पर जुड़ी हुई। अर्थात इस पाठ्यक्रम में हम राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित विचारों पर अब विचार रखेंगे। राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण है। इसके सबसे प्रमुख विचारों में हंस मॉर्गनथाउ का नाम उल्लेखनीय है, जो राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हुए कहते हैं कि यह उन लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। यह शक्तिशाली को कम शक्तिशाली की कुछ क्रियाओं को नियंत्रित करने देता है। अर्थात मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर कहते हैं कि किसी की इच्छा को दूसरे पर थोपने की क्षमता शक्ति है, और इसी प्रकार अगर हम अंतरराष्ट्रीय संबंध में देखें तो किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी इच्छा किसी दूसरे राष्ट्र पर थोपने की जो क्षमता होती है वह उसकी राष्ट्रीय शक्ति के रूप में। ऑर्गेन्स्की जो अंतरराष्ट्रीय संबंध के एक प्रमुख विद्वान है, उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि शक्ति एक के अनुसार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। विलियम एबेंस्टीन ने इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया है और कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति जनसंख्या के योग, कच्चे माल और मात्रात्मक कारकों से कुछ अधिक है। इसमें इसकी नागरिक समर्पण और इसके संस्थानों का लचीलापन, इसकी तकनीकी जानकारी, इसके राष्ट्रीय चरित्र या मात्रात्मक तत्व शामिल हैं, जो एक राष्ट्र की कुल ताकत का निर्धारण करता है। अर्थात इन्होंने राष्ट्रीय शक्ति की एक व्यापक अवधारणा प्रस्तुत करते हुए नागरिकों के आचरण तक जोड़ा है और यह कहा है
कि किसी राज्य का राष्ट्रीय चरित्र भी उसकी राष्ट्रीय शक्ति है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति कई कारकों पर निर्भर है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व के रूप में हंस मार्गन ने स्थायी और अस्थायी तत्व, ऑर्गनसिटी ने प्राकृतिक निर्धारक और सामाजिक निर्धारक, पामर और पार्किंसन ने राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में कुछ और बातें राष्ट्रीय मूर्त और अमूर्त तत्वों के अंतर को बताया है। मोटे तौर पर राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में निम्नलिखित शामिल होते हैं: भूगोल, कच्चे माल, भोजन सहित प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, सैन्य तैयारी, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन और सरकार की गुणवत्ता, राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल कूटनीति। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के बहुत से कारक होते हैं। भूगोल सबसे अधिक स्थिर और मूर्त, स्थायी और प्राकृतिक तत्व है। आकार, किसी भी देश का आकार उसकी राष्ट्रीय शक्ति को प्रदर्शित करता है कि वह कितना बड़ा है। स्थान, अर्थात कभी कभी किसी राष्ट्र का ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थान भी उसे एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शक्ति प्रदान करता है, जैसा कि इंग्लैंड के बारे में। जलवायु, जलवायु किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे कि वह भोजन और अर्थव्यवस्था जैसी व्यवस्था को मजबूत करता है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मार्गन ने प्राकृतिक संसाधनों में दो भागों पर चर्चा की है: कच्चे माल और भोजन। राष्ट्रीय शक्ति में एक निर्णायक कारक के रूप में भोजन पर मार्गन ने कहा है कि भोजन में पर्याप्त आत्मनिर्भर राष्ट्र की स्थिति भोजन आयात करने वाले देशों की तुलना में बेहतर होती है, जिसे हम वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों में देख सकते हैं। जनसंख्या भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक तकनीकी क्षमता, सैन्य तैयारी, विचारधारा, नेतृत्व, नेतृत्व भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण विचार है। अगर किसी भी राष्ट्र का नेतृत्व एक कुशल नेतृत्व होगा तो वह राष्ट्र अपने राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ा सकता है और लोगों के राष्ट्रीय चरित्र और मनोबल का सदुपयोग करके अपने राष्ट्र की शक्ति को वह एक अच्छे आयाम पर ले जा सकता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय शक्ति की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे शक्ति संतुलन, जो कि किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है। इसके पश्चात हम दूसरे महत्वपूर्ण तत्व पर आते हैं, राष्ट्रीय हित। हंस मार्गन ने राष्ट्रीय हित को अस्तित्व के रूप में परिभाषित किया है और राष्ट्र राज्य द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण से जुड़ा है। राष्ट्रीय हित के महत्वपूर्ण घटक में हम आवश्यक घटक और गैर महत्वपूर्ण या गैर आवश्यक घटक को कह सकते हैं। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके के संदर्भ में भी इस अध्याय में चर्चा की गई है। राज्य अपने कथित राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों और उपकरणों को अपनाते हैं, जो कि इस प्रकार है: कूटनीति, अधिप्रचार, आर्थिक साधन, गठबंधन और संधियां, जैसे कि नाटो, सेंटो, सीटो। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार रूस और यूक्रेन के मध्य होने वाला युद्ध गठबंधन और संधियों के आधार पर है। यह राष्ट्रीय हित है यूक्रेन का कि वह नाटो में शामिल होना चाहता है, तो रूस का कहना है कि वह यूक्रेन को नाटो में यदि सम्मिलित होने देता है तो वो उसके राष्ट्रीय हित के लिए खतरा होगा, जिसके लिए दबाव का उपाय किया जाता है। इसके पश्चात हम शक्ति का संतुलन संबंधी एक मौलिक अवधारणा पे आते हैं। शक्ति का संतुलन अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के मध्य शक्ति को संतुलित करने से संबंधित है।
अर्थात यदि कोई एक राज्य शक्तिशाली होता है तो यह माना जाता है कि वह कमजोर राज्यों पर हमला करेगा। इसलिए संकटग्रस्त राज्य अपने अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ कर कर अपने शक्ति को बढ़ाते हैं और इस तरह का जो पूर्व का शक्तिशाली देश है उसके समक्ष वह शक्ति को संतुलित कर लेता है। इसलिए जब कोई देश शक्तिशाली देश से खतरे का सामना करता है तो वह या तो अपने संसाधनों को जुटाता है या अन्य राज्यों के साथ गठजोड़ करता है। इसका इतिहास भी उसी प्रकार से प्राचीन इतिहास है जो जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति का इतिहास रहा है, जो यूनानियों से प्रारंभ होकर ग्रीक और रोमन विचारधारा के साथ साथ वर्तमान में वेस्टफेलिया की संधि में महत्वपूर्ण इस स्थान के रूप में या महत्वपूर्ण संधि के रूप में माना जाता है। शक्ति संतुलन के तरीके में यह मुआवजा यानी कि मुआवजा के द्वारा आप शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। गठबंधन और विरोधी गठबंधन अर्थात कि राष्ट्र अपने समूह से गठबंधन कर कर विरोधी खतरों से अपने को सुरक्षित कर सकता है, जैसा कि हमने पूर्व में नाटो, सीटो और सेंटर के बारे में बताया है। हस्तक्षेप और गैर हस्तक्षेप यह एक तानाशाही पद्धति है जो कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है, जैसा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से और उत्तर कोरिया और वियतनाम में अमेरिका के हस्तक्षेप से जाना जाता है। शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण स्थान मध्यवर्ती यानी बफर स्टेट का है जो दो महाशक्तियों को भौतिक रूप से अलग रखता है। इसमें दोनों महाशक्तियां उस क्षेत्र पर कब्जा तो नहीं करती किंतु अपने प्रभाव में रखने की भरसक प्रयास करती हैं, जैसा कि भारत और चीन के संदर्भ में नेपाल एक मध्यवर्ती या बफर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शक्ति संतुलन के बाद एक महत्वपूर्ण मौलिक अवधारणा के रूप में पाते हैं सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी अवधारणा है या इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक के खिलाफ आक्रामकता सभी के खिलाफ आक्रामकता है। सामूहिक सुरक्षा के दो प्रमुख तत्व सुरक्षा और सामूहिकता है, अर्थात एक राष्ट्र की सुरक्षा सभी देशों की सुरक्षा से अटूट रूप से जुड़ी है, जैसा कि नाटो के संदर्भ में हम कहते हैं। नाटो के संदर्भ में व्यापक समय में हमने आप देखते हैं कि किस प्रकार यूक्रेन ने अपनी बात कही है कि अमेरिका और से जुड़ी हुई बातें आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका और अन्य नाटो से संबंधित देशों पर किसी भी प्रकार का हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इंट्रोडक्शन यानी परिचय में पहली इकाई में ये दो अध्यायों का वर्णन किया है। इसमें हमने सामूहिक उनके मौलिक सिद्धांतों यानी राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, सामूहिक सुरक्षा और संतुलन के बारे में बताया। सामूहिक सुरक्षा और संतुलन एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई धारणाएं हैं और जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक दूसरे राज्यों के मध्य व्यवहार को समझने में किया जाता है। इसके पश्चात इस इकाई में एक अन्य अध्याय भी होगा और अतिरिक्त अध्याय भी इस खंड में होते हैं, किंतु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी श्रोता या दर्शकों को या विद्यार्थियों को यह अवश्य ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो चार मौलिक अवधारणाएं हैं वह राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण तत्वों द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रीय शक्ति सभी राष्ट्रों की प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करना ही, इसलिए जब सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति का वर्धन करते हैं या उसे बढ़ाते हैं तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कमजोर राज्य व शक्तिशाली राज्यों का शिकार हो जाते हैं।
तब कमजोर राज्य अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए बड़े राज्यों के साथ सैनिक गठबंधन करते हैं और इस प्रकार शक्ति संतुलन तथा सामूहिक सुरक्षा जैसी चीजें। आज के लिए बस इतना ही।